नमस्कार। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बहुमूल्य मुद्दे पे बैठे हैं जिसमें मानव विकास का सबसे प्रमुख हिस्सा है जीवन कौशल। जीवन कौशल का ही मतलब है एक अच्छा मानव का विकास, एक ऐसे मानव का विकास जो हर पहलुओं पे समझदार हो, स्वयं की अपनी खोज निर्भर करने में, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूत हो, विकास की मुख्य धारा से जुड़े, पर्यावरण से सामंजस्य बनाकर रहे, कठिनाइयों का सामना अच्छी तरह कर पाए और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण हो जिसका। आज हम इस बहुमूल्य मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को हमेशा याद रखें और अपने जहन में रखें कि आपको अपने बेटे को आईएएस बनाना कठिन नहीं है। आपके अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना कठिन काम नहीं है। कठिन काम है तो एक सच्चा ईमानदार नागरिक बनाना, एक सही यानी कि अपने आप को जो संभल के और सबको समान रूप से चलने वाला नागरिक बनाना, एक सच्चा देशभक्त बनाना या एक सच्चा सेवक बनाना कठिन ये है। और इन कठिनाइयों को कैसे, चुनौतियों को सामना करेंगे, कैसे अपने बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे, इन सभी मुद्दों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ में सुनीता जी हमारे बीच में हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा जो जिसमें आपने अच्छी समझ अपनी बनाई है, जिसमें आपने पूरी तरह बच्चों के बीच में रह करके काम किया है, जिसमें आपने जो है बच्चों को इस तरह की स्किल डेवलप करने का प्रयास किया है और सैकड़ों बच्चे के साथ में आपने इस तरह का काम किया है, तो यह बहुत ही बहुमूल्य मुद्दा है, विषय है। और मुझे लगता है कि हम सबको पूरे परिवार के साथ में बैठ के इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वो अपने परिवार को बुला लें, अपने दोस्तों को साथ में बैठ के देखें, ताकि जितना ही गहराई से आज के जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है अपने परिवार का जीवन पालन करने के लिए या अपने परिवार के बच्चों को या खुद को नई दिशा देने के लिए या फिर एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें इस बैठक से या आज के जो कार्यक्रम से हमें एक अच्छा रास्ता मिलेगा। तो सुनीता जी हमारे बीच में है। सुनीता जी, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप करें और जो भी आप बिंदु को लेकर के आज चर्चा करने वाली हैं उसको बताएं प्लीज। जी सर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका सर, जो आपने जितना बड़ा मौका दिया, बोलने का मंच दिया, क्योंकि मैंने कभी सिर्फ काम ही किया है, कभी मैं लाइव आई नहीं हूँ। तो हम बात करेंगे बाल विकास परिभाषा पर। मनुष्य में समाज की प्रगति होती है। प्रकार इसके हमारे 3 हैं: शारीरिक विकास और मानसिक विकास, बोधनात्मक विकास। शारीरिक विकास में हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा करना बहुत ठीक है। हाँ। शारीरिक विकास, जैसे जैसे हमारे बच्चों पे डेवलपमेंट होती रहती है, हम बचपन में तो उनकी केयरिंग करते हैं बहुत ज्यादा, पर जैसे जैसे वो किशोरी अवस्था में आती हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल जाते हैं बताना कि उनको कैसे अपने शरीर को और अपने शारीरिक विकास को कैसे कैसे पता करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि स्कूल बच्चा चला जाता है या घर पे अकेला रहता है, उसको पीरियड्स आते हैं तो बच्चा बहुत डर जाता है, क्योंकि बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि उसको पीरियड्स होंगे और ब्लीडिंग आएगी तो क्यों आएगी। बहुत सारे मन में बच्चों के क्वेश्चन चलते हैं तो वो घबरा जाता है कई बार। तो इसलिए पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को शारीरिक विकास के बारे में बताएं और उनसे इस विषय पे चर्चा भी करें। क्योंकि अगर हमें बच्चों पे पीरियड्स हो रहे हैं, उसको बताना कि बेटा ऐसा होता है या वैसा होता है, कुछ भी चीजें, क्योंकि उनको नहीं पता पीरियड्स क्या होता है और उसपे पेन भी बहुत होता है। जैसे कि कई लोग पहले करते थे, क्या अभी भी करते हैं, कि पीरियड जब आता है तो उसको एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, तुम यहाँ मत जाना, मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं छूना, किचन में नहीं जाना। तो बच्चे के जो भेदभाव होते हैं वो माइंड में उनके बैठ जाता है। बिल्कुल सुनीता जी, मुझे लगता है कि हमें जो आप बता रहे हैं ये बहुत बहुमूल्य विषय है और खासकर बेटियों के लिए अगर हम बात करें, लेकिन हमें सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें परिवार के बारे में चर्चा करना चाहिए कि जो परिवार है हमारा, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या समझ रखना चाहिए।
उसको लेकर के हम बताना चाहेंगे, क्योंकि खासकर जो हमारे अभिभावक हैं और जो हमारे टीचर्स हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता के बीच में सीधा जुड़ाव रखते हैं, बच्चों के बीच में सीधा जुड़ाव रखते हैं, उनको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और समझना क्या है कि आज का जो वर्तमान जो समय है, बच्चों को आजकल क्या चाहिए, बच्चा आजकल क्या चाहता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि प्रतिस्पर्धात्मक जो है एक प्रक्रिया है जो लगातार आजकल बनी है, जो कि प्रतिस्पर्धा के जमाने में बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, क्या जल्दी पाना चाहता है, जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, जल्दी कुछ लेना चाहता है, एक इस तरह के है। दूसरा जो है उपभोक्तावादी, जो उपभोक्तावादी प्रक्रिया है वो हमारे बीच में है, और व्यक्ति की परख और तनाव से जो एकदम ग्रसित होता है आज का बच्चा। तो इस तरह की चीजों का जो बच्चा सामना करता है, जो हमारा परिवार सामना करता है, उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए इसके लिए। क्योंकि जब हम प्रतिस्पर्धावादी की बात करते हैं, जब हम उपभोक्तावादी वातावरण की बात करते हैं, जब हम व्यक्ति परख की बात करते हैं और तनाव की बात करते हैं, मानसिक तनाव की बात करते हैं, तो और इस तरह की चीजें आज के समाज में, हम बच्चों के बीच में, युवा के बीच में, या हम खुद के बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिस कारण से हम जो है रास्ते से भटक जाते हैं। दूसरा है कि बच्चा क्या अनुभव कर रहा है। अब तक जो अनावश्यक मानसिक तनाव, ये खासकर हम लोग देख रहे हैं कि यह एक ऐसा बिंदु है जो लगभग सबके बीच में आता है। एक तो ये होता है, ठीक है, आवश्यकता है मेरी, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस का ये काम करना है, या मुझे सुबह स्कूल जाना है, जल्दी नहाना है, जल्दी पढ़ना है, मुझे मेरा एग्जाम आता है, ये तो एक आवश्यक हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनावश्यक होती हैं, और जो अनावश्यक तनाव, यानी कि अनावश्यक तनाव तो तब पैदा होगा जब हम उस काम से दूर रहेंगे या उस काम को करेंगे नहीं, या हम आज और कल में टालते चले जाएंगे। तो जो अनावश्यक जो तनाव हम लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है, मानसिक तनाव जो बन रहा है, उसके कारण जो है, और इस बीच में जिस तरह बच्चा जीता है, इससे होता क्या है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, युवा हो, सबका व्यक्तिगत जो स्तर है वो गिरता चला जाता है। और अगर जो है इनके जीवन स्तर में अगर गिरावट आ रही है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और चिंता का विषय अगर ये है, तो हमें इसको सोचना होगा कि हम इस चिंता से कैसे मुक्त हो पाएंगे। हमें सोचना होगा कि हम अपने बच्चे को इस चिंता से कैसे मुक्त करा पाएंगे। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को ही नहीं, लेकिन आस पड़ोस का जो हमारा पूरा माहौल है, हम उसको कैसे मुक्त करा पाएंगे। अगर जीवन कौशल का सही मायने अगर देखा जाए, तो यही है कि हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यानी जिस प्रकार की जो समस्याएं हम लोगों के बीच में हैं, वो हम पूरा इसको कर पाए। और आज के वातावरण में स्वयं के अस्तित्व को बचाने वाली लड़ाई तो मुझे लगता है बहुत गंभीर है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं सुनीता जी के जो हमारी लड़ाई है, वो स्वयं के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है इस समय वर्तमान में। और स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए हर बच्चा, क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है, हर बच्चा ये समझता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो अस्तित्व है, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, हर जगह मुझे सम्मान मिलना चाहिए, हर जगह मुझे न्याय मिलना चाहिए, हर जगह मुझे व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, हर जगह मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए, हर जगह मुझे सेवाएं मिलनी चाहिए। और इस तरह की जो चीजें हैं, उसको बचाए रखना व्यक्ति की जिम्मेदारी बन रही है, और उस जिम्मेदारी के तहत अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है, और उसको पूरा करना ये हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। और हम सबको इस तरह के, जब हम कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों को आज से क्यों जोड़ना जरूरी है, इस तरह के कार्यक्रम में लगातार बने रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा समाज डेवलप हो रहा है। सक्षम को इस तरह के काम की जरूरत नहीं थी। सक्षम डोर टू डोर काम कर रहा था, लगातार सैकड़ों हजारों बच्चों के बीच में काम कर रहा था। आज का जो ये कोरोना काल जो चल रहा है, इस कोरोना काल में हमारी आवश्यकता बनी कि हम इस काम को, इस तरह के काम को 1-2 बच्चे नहीं, 100 बच्चे नहीं, 1000 बच्चे नहीं, लाखों तक कैसे पहुंचाएं, लाखों लोगों तक इस तरह की जो स्किल है उसको कैसे। हम लोगों ने इस तरह के लाइव प्रोग्राम को चालू किया, और ये लाइव प्रोग्राम को चालू करना ये एक व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो व्यक्ति निर्माण आज हम लोग बना रहे हैं, इसको समझना, इसको लेके चलना, यह हम सब के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विषय है।
तो जब हम बता रहे थे कि अस्तित्व की लड़ाई, तो आज अस्तित्व की लड़ाई में कौन टीका है? हम अपनी राजनीतिक पार्टियों को देख लेते हैं, हम अपने बच्चों को देख लेते हैं, हम अपने उद्योगपतियों को देख लेते हैं, या हम किसी भी व्यवसायी, छोटे मोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको देख लेते हैं, एजुकेशन के स्तर को देख लेते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के स्तर को देख लेते हैं। तो ये जो अस्तित्व की लड़ाई जहां तक बन रही है, ये कहीं ना कहीं जीवन कौशल को जो हम सीखते हैं, इससे हमें बचाता है और हमें सही दिशा देता है। और आज सही दिशा दिखाने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग आज आप बात कर रहे हैं। तो इस विषय में आप कुछ कहना चाह रही हैं, तो आप बताइए। हमें हमारे परिवार से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि समाज तो बाद में आता है, पहले परिवार ही भेदभाव करता है आपस में। वो अपने बच्चों में भेदभाव करता है। अगर बेटी हो तो उसको कुछ चीजें नहीं देते हैं जो बेटे को देते हैं, तो वो बेटों पे ज्यादा, मतलब अपने घर से ही इतना परिवर्तन करना होगा कि कहीं ना कहीं भेदभाव घर से स्टार्ट होता है। और वो भी लोग समाज के ही होते हैं, वो भी बाद में जाके समाज में ही रहते हैं, वो भी जाके वही बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर एक भी इंसान सही करता है, अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो उसको सिखाते हैं कि नहीं तुम्हें बेटे को पहले ज्यादा मान देना चाहिए, बेटी को कम देना चाहिए। तो हमें अपने परिवार से ही शुरू करना होगा। साथ ही साथ शिक्षा को ले लो, अगर स्कूल बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, तो ठीक है, बेटी को एक दिन छुट्टी करा लेंगे कि ठीक है मैं बीमार हूँ तो तुम घर में काम कर लो, पर बेटे को एक दिन नहीं कहेंगे कि तुम काम कर लो घर का, बेटी को पढ़ने जाने दो। अरे बेटा तो ठीक है आपके घर में रहेगा, पढ़ लिया, बेटी को तो दूसरे घर जाना है, उसको दूसरा संसार चलाना है। तो उसको जितना सपोर्ट करोगे, उसको जितना पढ़ाओगे, उसकी लाइफ बेहतर होगी, और उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और लाइफ बेहतर बनाने के लिए जीवन कौशल, यानी कि जीवन जीने की जो कला है, मुझे लगता है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जीवन जीने की जो कला है, वह हमारे आपके लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा कब हमें सो के उठना है, कब हमें जो है स्कूल के लिए तैयार होना है, कितने बजे हमें पढ़ाई करनी है, कब हमें खेलना है, इस तरह की जो सूचियां हैं अपने जीवन के से संबंधित जो इससे उसको है, उसको मुझे लगता है हमें बनाना पड़ेगा, और तभी हम लोग जीवन कौशल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और उसमें परिवार की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम परिवार की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो जो नैतिकता की जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं विफल। अपने आज के जो बच्चों को जो है जरूरतें क्या है, वो भी हमें जरूरतें हैं। पेशा है, नैतिकता है, नैतिकता में अनुशासन की बात करते हैं, मित्र है आदि, इस तरह के जो संबंधित जो चुनाव है कैसे करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं अपने पेशे का चयन कैसे करेंगे, क्या हमें करना है आगे बन के, क्या बनना है हमें आगे, कैसे हम उसको आगे उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो तरीका ढूंढना। उदाहरण के लिए अगर हम लोगों को अगर डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी एक सूची तो कम से कम बनानी ही होगी। और उस सूची को हमें बनाने के लिए हमें एक कम से कम रफ पेज लेकर के या एक पेज लेकर के हमें तैयार करना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर का लक्ष्य है मेरा, तो डॉक्टर का लक्ष्य है तो इसके पहले हमें अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा, आगे आने वाले समय में साइंस लेना पड़ेगा, हमें जो है इस तरह की चीजों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, स्वयं के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो उससे संबंधित चीजें हैं तो हमें करना ही होगा। इसी तरह हमें अगर फोर्स में जाना है, तो फोर्स में जाने के लिए हमें जरूरतें क्या है उसको भी हमें परखना पड़ेगा। जैसे कि परिवार है, अगर परिवार ये सोचता है, मम्मी पापा क्या सोचते हैं, मेरा बेटा हुआ है तो मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, आपको उसको नहीं, आपको अपने ख्वाब नहीं उस पर डालने हैं, उसकी स्किल को देखना है कि वो किस चीज में कर सकता है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाएंगे, उसका तो क्रिकेटर में मन ही नहीं है, उसका तो ड्राइंग में मन है, वो ड्राइंग में अच्छा बन सकता है, वो आर्टिस्ट बन सकता है। बट वही होता है कि जब वो अपने पेरेंट्स की बातों में आकर वो अपनी चीजें भी खो देता है। इसलिए बच्चों की स्किल को जानना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब उनपे अपनी चीजें ना थोपो, जो तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं हुए वो उनपे मत थोपो कि मैं ये नहीं बन पाई तो मैं अपने बच्चे को बनाऊंगी। अरे उसकी स्किल को देखो, वो किस में डेवलप कर सकता है, क्या पता क्रिकेटर ना बन के आर्टिस्ट में वो तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तो कहीं ना कहीं स्किल इसी चीज को पहचाने। हाँ, बच्चों की पहचान करना, उनके स्किल की पहचान करना, उसकी क्षमता की पहचान करना, उसको खुद का ज्ञान करवाना, ये बहुत जरूरी है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमें स्वयं की पहचान कैसे करेंगे। स्वयं की पहचान में हमें देखना पड़ेगा कि हम बच्चे की मदद कैसे कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपनी क्वालिटी की तो कम से कम पहचान है।
क्या आप अगर मैं आप प्रश्न करता हूँ कि भैया आप कहते हैं मुझे जो अच्छी जॉब मिल जाए, अब अच्छी जॉब आपको चाहिए तो आपके पास कौन सा ऐसा गुण है, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। आपके पास कौन सी ऐसी क्वालिटी है, उसकी पहचान खुद को करना पड़ेगा। जिस तरह आज के समय में कि एक डॉक्टर को डॉक्टर के नाम से जानते हैं, एक इंजीनियर को इंजीनियर के नाम से जानते हैं, एक पीएम को पीएम के नाम से जान रहे हैं, एक नेता को नेता के नाम से जान रहे हैं, उसी तरह आपकी अपनी कुछ स्किल होगी और आपकी जो स्किल है, आपकी जो पहचान है, उसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। उसकी समझ अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा और गर्व करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या को हम लोग जीरो मानते हैं, और जब वो जीरो किसी एक के भी पीछे लग जाता है, एक के पीछे लग जाता है 10 बन जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे तो 100 बन जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे तो 1000 बन जाएगा। यानी जीरो का महत्व, अपने आप को जीरो नहीं समझना, अपने आप को बेहतर समझना है कि मैं जीरो, मुझे लोग जीरो समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक के साथ में अगर जुड़ जाऊंगा तो मेरा मान डबल हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम एक के साथ में अगर हम लोग अपने आप को जोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो नैतिकता है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसका अनुसरण करना बेहद जरूरी है, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। तो हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो अपनी नैतिकता है, जो हमारा अपना अनुशासन है, एक अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है और अनुशासन ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अनुशासन ही व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करता है। अनुशासन ही व्यक्ति को जो है उसके लक्ष्य तक ले जाने में मददगार होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और अगर हम लोग मित्र की खोज करेंगे, अब हमें कैसा मित्र चाहिए, किस तरह का मित्र चाहिए, ये हम लोग नहीं देखते खासकर, और देखना भी नहीं चाहिए कि नहीं ठीक है नहीं है। लेकिन उसको अगर आप ऐसे मित्र को ढूंढ रहे हैं, के साथ रह रहे हैं, जो बिल्कुल उस तरह नहीं, सही ढंग से सही रास्ता नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि उस मित्र को छोड़ देना है, आपको उस मित्र को अपने साँचे में ढालने का प्रयास करना, ताकि जो आपका अनुशासन है वो ना बिगड़े, आप अपनी नैतिकता के साथ में उसको आगे जोड़े। जी, जैसे कि आपने कहा स्वयं की पहचान, पहले तो अपनी पहचान को हमें जानना होगा कि हमारे अंदर स्किल क्या है। जो लोग कहते हैं कि तू ये बन सकता है, तू वो बन सकता है, तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं वो भी बन सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें एक गोल सेट करना होगा कि मेरे अंदर स्किल क्या है। जैसे कि लोग कहते हैं सबसे बड़ा रोग है, एक आपको उदाहरण देती हूँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये माइंड में ही घुस गया कि क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों को नहीं देखना है, हमारा है ना, हम खुद के बारे में सोचेंगे ना। कल को मैं कहीं ऊपर पोस्ट पे गई तो मैं अपने लिए जाऊंगी ना, मैं दुनिया के लिए नहीं जाऊंगी। तो मुझे अपनी स्किल को ही लेकर कहीं ना कहीं गोल सेट करना होगा। मुझे ये बनना है तो मुझे ये बनना है। लोग क्या कहते हैं इसको मत देखो, हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर का क्या कहता है उसको देखो, आत्मा को देखो अपनी। जैसा कि आपने स्वयं की पहचान में कहा सर, बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान करना। कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को नहीं करवा पाते उसकी पहचान, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत इसमें हाथ होना चाहिए कि अपनी पहचान को बच्चों को पहचाने। बिल्कुल। और अगर अभी मैं देख रहा हूँ लाइव में कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं वहाँ से। और इसमें अनिल जी हैं, चंदन जी हैं, चंदन प्रजापति जी हैं, भागीरथ जी हैं, और बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट्स किया है। इन्होंने लिखा है कि बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध जो रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही निर्णय है। हम उस सब्जेक्ट में भी आ रहे हैं कि दोस्ताने में भी कितनी हमारी हद है और हम किस उम्र तक क्या हम कर सकते हैं, कब तक हमें किस स्तर पे दोस्ताना संबंध और कैसा दोस्ताना संबंध होना चाहिए, उस पर भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो आप सबका सुझाव आ रहा है, बहुत सारे साथियों का सुझाव आ रहा है। मैं सबको तो एक साथ नहीं बता सकता कि इस समय चूंकि 54 लोगों ने जो है अपने सुझाव हमें दे दिए हैं, तो उस तरह करके मैं सबको तो नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं आपके सुझावों को जरूर पढ़ रहा हूँ और पढ़ कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जोड़ता हूँ और आने वाले समय में उसको जरूर रखा। तो हम लोग जो चर्चा की बात कर रहे हैं कि हम दोस्तों का चुनाव कैसे करेंगे, और इस कठिन परिस्थिति में एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है हमारे आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो हम सबको सोचना होगा कि हम कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं, और उन लोगों को संगत से भागना भी नहीं है, उनको भी बेहतर बनाना है। क्योंकि जिस माहौल पे हम लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसका, तो ये समझिए कि कचरा उड़ के तो आपके घर के अंदर ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमें
जो हमारी जो स्किल है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमारे स्किल तक समाज तक जानी चाहिए, हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। अगर वहां तक जानी चाहिए तब जाकर के हमें उन चीजों का फायदा मिल सकता है। साथ ही जो कुछ साथियों ने भी कहा है झूठी शान के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है कि अक्सर होता है ऐसा कि हम लोग झूठी शान के लिए जो है दूसरों का भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ में मजाक कर देते हैं, उनके साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनको जिस दिशा पे जाना चाहिए उस दिशा पे नहीं जाते। ठीक है, मेरे परिवार में आज उतना ज्यादा संसाधन नहीं है कि हर बच्चा एक अच्छा मोबाइल लेके चल सके, इतना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए परिवार से लड़ जाएं या फिर अपने परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करें या अपनी शर्मिंदगी महसूस करें। अगर हम उदाहरण लेते हैं बहुत बड़े अपने यहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो अगर वो जमीन पे बैठ के रोड के किनारे बैठ के पढ़े न होते, पेपर न बेचे होते तो आज राष्ट्रपति न बनते हैं। पैसा है, नैतिकता है, अनुशासन है, मित्र हैं, आदि ये जो संबंधित जो चीजें हैं, इनका चुनाव आज के देश में बहुत कठिन है और मुझे लगता है इसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, जिस आधार के हम लोगों ने बहुत से उदाहरण आपको दिए। ऐसे बच्चों के पास में क्षमता होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे समाज का निर्माण हमें करना होगा और उसके लिए हमें साथ में चलना होगा। हमें वो सम्मान के साथ में एक सही निर्णय ले सके, क्योंकि निर्णय की प्रक्रिया ये बचपन से ही आ जाती है। अब वो सही निर्णय लेना है या गलत निर्णय लेना है, यह बहुत मुश्किल है। तो निर्णय की किस तरह बच्चे अपने आप में निर्णय ले लेते हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ बोलें। जैसे कि कई बच्चे होते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, वो अगर उसको छूने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नुकसान दे दे, उसे टच कर दे, तो वो उसका निर्णय मतलब ये होता है कि मुझे वो चीज करनी है, चाहे वो गलत हो। उसका नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों को नहीं पता होता। तो और जैसे कि अगर कुछ गूगल पे देख रहे हो और पापा देख रहे हैं वो चीज, तो वो निर्णय ले लेते कि मुझे भी अब यही चीज देखनी है। वो ये नहीं देखते कि पापा क्या देख रहे हैं, काम की चीज भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरनेट है हमारा, वो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। तो हमें इस चीज को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए और पेरेंट्स को इस पे ध्यान भी देना चाहिए। अब जैसे कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका निर्णय लेना ये होता है कि मेरा दोस्त है, पेरेंट्स मना करते हैं कि बेटा वो गलत है, उसके साथ नहीं, मुझे तो उसी के साथ ही जाना है। तो ये निर्णय उन बच्चों को थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करते हैं कि स्वयं की सोच का, स्वयं के विकास का या स्वयं की पहचान का, जीवन और विकास और उन्नति का जो रास्ता है हमारा, अगर उसकी बात करते हैं, हमें पर्यावरण के साथ में सामंजस्य बना करके कैसे चलना है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर हम कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, या फिर जीवन के प्रति जो संतुलित दृष्टिकोण जो हमारा है उसको कैसे बनाना है, तो इस तरह के जो सभी जो काम है वो हमें सिर्फ अपने तक सीमित न रख के, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, किसको शुरुआत करना चाहिए। बच्चा सीखता किससे है? बच्चा सीखता तो अभिभावक से है, बच्चा सीखता अपने टीचर से है, बच्चा सीखता है अपने जो आदर्शवादी, जिनको आदर्श वो अपने आप को मानता है, जिन लोगों को मानता है, और जिनको आदर्श मानता है, अगर वही रास्ते से अगर भटक जाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों का जीवन या आने वाले जो युवा हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनका जीवन भटक जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने टीचरों को, हमें खुद के साथ में अपने अभिभावकों को, अपने दोस्तों को, या जिन्हें भी बच्चा अपने आप को आदर्श मानता है, यदि आप अपने आप को चाहे मानते हैं कि मुझे ये व्यक्ति अपने आप आदर्श मानता है, क्योंकि हर एक बच्चा किसी ना किसी को आदर्श जरूर मानता है, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी को आदर्श जरूर मानता है, और अगर वो आदर्श अगर अपने पद से अगर विमुख हो जाता है तो वह बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। हम रहते कहाँ हैं? हम घर पे रहते हैं, हम पैसा कहाँ कर रहे हैं? स्कूल में कर रहे हैं, दफ्तर में कर रहे हैं, या कोई फैक्ट्री है, या कोई भी ऐसा मीटिंग बैठ के सभाओं का आयोजन जहां पर भी हम लोग जाते हैं, उस तरह के स्थान हैं। साथ ही जो है हमारा समुदाय है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा परिवार है जिस परिवार के हम बीच में रह रहे हैं, या हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है, हमारी जो क्लास है, हम वहां रहते हैं। तो हमें खुद को अपना अभ्यास इस दिशा पे करना होगा, यहाँ चीजों को करना होगा। और जहां से बच्चा सीखता है, सर्वाधिक बच्चा घर से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने समुदाय से सीखता है, स्कूल से सीखता है। जो इस तरह की मीटिंग बैठ के
बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है वहां से सीखता है। अगर वह उन जगहों पे ऐसे जो मार्गदर्शक लोग हैं, जो लगातार व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, आते हैं, सर पढ़ाने वाला व्यक्ति कभी बच्चे को शिक्षित नहीं कर सकता, ये हमारा अपना मानना है। पढ़ने वाला व्यक्ति जरूर कर सकता है जो बच्चों को पढ़ता है। हमें बच्चों को पढ़ना सीखना होगा, एक अभिभावक को बच्चों को पढ़ना सीखना होगा, एक टीचर को बच्चों को पढ़ना सीखना होगा, उसकी स्किल को पहचानना होगा और हमें उस दिशा पे उसको ले जाना होगा। आप जब पढ़ाना जानेंगे, सिर्फ पढ़ाना जानेंगे, तो फिर बच्चों के ऊपर जबरदस्ती का एक ज्यादा बोझ वर्णन आप लाद रहे हैं, अपनी सोच आप जबरदस्ती लाद रहे हैं। और अगर वो सोच का बोझ अगर उस बच्चे के ऊपर लाते हैं तो मुझे लगता है वो बच्चे का भविष्य जो है वो भटक जाएगा। वो किस दिशा पे जाना है, कहाँ जाना है, वो अपनी स्किल को सही मंच नहीं दे पाएगा और उससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को समझना, इस चीज़ों को जानना आज के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसलिए हम लोग बैठे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बाहर से हैं और दिल्ली से बाहर के लोग हैं और वो लगातार इस तरह के हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और बहुत कुछ हमें सुझाव दे रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग लगातार कार्यक्रम से जुड़े हैं और इतने सारे लोगों का जुड़ाव प्रतिदिन जो हो रहा है, प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, वो हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। और आज इसकी वजह से, आपके कार्यक्रम की वजह से मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि एक दो नहीं, हजारों परिवारों को फायदा मिलने वाला है और मिल रहा है। लोग हमें मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सक्षम लाइव जो चैनल चल रहा है, यूट्यूब जो चैनल चल रहा है, उस चैनल के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि आज हम पहले हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे, जब हम लोगों ने एक दो दिन कार्यक्रम चला तो हम आपके कार्यक्रम को मजाक समझ रहे थे, ज्यादा कुछ उस तरह का नहीं समझ रहे थे, इससे कुछ ज्यादा बेनिफिट है या बच्चा कुछ समझ पाएगा। लेकिन आज वही परिवार आज हमें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, हम पूरे परिवार के साथ में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद जो आप पूरे परिवार के साथ में बैठ करके कार्यक्रमों को देख रहे हैं। बच्चा जब अपने अभिभावक या टीचर और दूसरे जो आदर्श व्यक्ति हैं अगर उनको देखता है, उनसे अगर सीखता है, तो हमें भी देखना होगा कि हम बच्चे से क्या सीख रहे हैं। और अगर हम बच्चे से, चूंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के पहले से यानी कि 0 से स्टार्ट होती है और अंतिम समय तक समय देती है। और मुझे लगता है कि हम जितना सीखते हैं, जितना सीखते जाते हैं, उतना ही हमारे लिए कम है और बल्कि पूरी जिंदगी हमारे लिए कम पड़ जाती है सीखने के लिए। इतनी बड़ी दुनिया में इतनी अच्छी और इतनी व्यापक और इतनी बड़ी चीजें हैं, तो हमें उसको उसी आधार पे हमें देखना पड़ेगा, उसी आधार पे जानना पड़ेगा। हम जो है जो बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको मुझे लगता है कि जानना पड़ेगा, हम लोगों को भी और जानना होना चाहिए किस तरह होता है। तो आत्मनिर्भर, आत्मनियंत्रण यानी खुद को कैसे नियंत्रित करेंगे। अगर हम अपने आप को खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है एक जीवन को सही दिशा देना। तो खुद को नियंत्रण का मतलब है अपने आप को रोक पाना, हम सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नशा करने की आदत होती है, नशा करते हैं। अब नशा करने के बाद अगर वो एक दिन नहीं रोक पाए तो मुझे लगता है, आजकल बहाने भी बहुत होते हैं। एक बार कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हमारे गुरु ने हमें बताया था, इस कहानी को सुनाया था कि एक दो शराबी था और डॉक्टर ने क्या किया कि उस शराबी को एक गिलास में, जैसे आपके पास सामने गिलास रखा हुआ है, इस तरह के गिलास में दारू रखा और एक गिलास में पानी रखा और केचुआ उठाया और केचुआ इस तरह की गिलास में उठा करके एक गिलास में दारू, एक गिलास में पानी डाला और एक केचुओं को उठा करके पानी के गिलास में डाल दिया। वो केचुआ उसी तरह चल रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरा उसने क्या किया कि दूसरे केचुआ उठाया और शराब की बोतल में डाल दिया। शराब, वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। डॉक्टर ने पूछा कि देखो शराब का कितना बुरा असर होता है। तो वही शराबी बोलता है कि सर आपने शराब का बुरा असर तो देखा है लेकिन शराब का फायदा नहीं देखा। केचुआ इसके अंदर गया और मर गया, इसका मतलब शराब अगर हमारे अंदर जाएगी तो अंदर के कीटाणु खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बहाने भी होते हैं, तो हम उस तरह के बहानों को कैसे बनाएं, कैसे बचेंगे। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब स्वयं को कंट्रोल करना और स्वयं पे कंट्रोल करना हमें सीखना होगा और सिखाना होगा।
कि हम कैसे स्वयं पे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो घर में या ऑफिस में टेंशन होती है, तो वो अपना गुस्सा अपने बॉस पे तो उतार नहीं सकते, पर घर जाते हैं, बच्चा वहाँ कुछ भी पूछता है, पापा ये बता दो या मम्मी ये बता दो, तो वो अपना गुस्सा बच्चे को उतार देते हैं सारा। तो अपने पे खुद पे नियंत्रण नहीं रख सकते। जब वो खुद पे नहीं रख सकते तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे कि बेटा गुस्सा मत करो, चीजें मत फेंको, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे तुम्हारी ही हरकत सीख रहा है। जो तुम उसके साथ कर रहे हो वो चीज वो तुम्हारे साथ करेगा कल को। वो गुस्सा होगा या पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो बुक फेंक देगा, कुछ भी चीजें उठा के फेंक देगा, और तुम्हें वो दिखेगा, तुम कहोगे ये तो मेरी आदत है। अभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, कल को जब वो बड़ा होगा तो कहोगे नहीं ये तो बदतमीजी कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। तो इसलिए खुद पे नियंत्रण रखो और बच्चों को भी ये चीज सिखाओ, क्योंकि बच्चा कहीं बाहर से नहीं सीखता, सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखना स्टार्ट करता है और माहौल से। बिल्कुल, हमारे कुछ साथियों ने लिखा है कि ये सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम पुअर फैमिली में होती है, गरीब परिवार में होता है। ऐसा नहीं है, ये सारे इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ गरीब परिवार में नहीं होती, मुझे लगता है कि हर परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और वो कोई भी परिवार हो सकता है, हर परिवार तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी परिवार हो सकता है। और इसमें छोटा बड़ा या फिर जो हम लोग कास्ट वाइज देखते हैं बहुत, ये मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ये हर घर पे हो सकता है, हर परिवार के बीच। जैसे कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये मिडिल क्लास में या लो क्लास में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास का दिख जाता है, लो क्लास का दिख जाता है, पर जो हाई लेवल की क्लास होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका इसलिए नहीं दिखता। वैसे भी दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो कहीं ना कहीं बच्चे को कोई नहीं देख पाता, तो वो खुद ही अपने आप में पैसे में उलझे रहते हैं और पैसा ही बच्चे को देकर रखते हैं। बिल्कुल, और इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें स्थिति को कैसे समझेंगे। जब हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि हम बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे, उसको कहाँ जा रहा है, क्यों, बहुत सारे बच्चे गुमसुम रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अच्छा हंसते खेलते खेलते अचानक शांत हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी किसी के पास जाने से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी को देख करके बिल्कुल छुप जाते हैं, जा करके किसी की जात पास जाना पसंद ही नहीं करते। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है उसको समझना पड़ेगा, उसको हमें देखना चाहिए और देख करके उस बच्चे की पहचान के साथ में उसको आगे बढ़ना चाहिए, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं। कुछ बोल रहे हैं? जैसे कि परिवार को भी पहचान करनी चाहिए। बच्चा अगर तुम कहते हो जाओ चाचा के पास चले जाओ, वो नहीं जाता, वो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जा रहे, अरे क्या पता उसके मन में कुछ चल रहा है, एक बार भी तुम उनसे पूछो अलग ले जाके कि बेटा क्या हुआ, चाचा ने कुछ किया है या चाचा कुछ गलत है, तुम उनसे पूछ सकते हो। फैमिली में कोई भी अगर बच्चा नहीं चाहता कि मेरे को उससे नहीं जाना, मेरे को डर लग रहा है, तुम उसको पहचानो ना, बच्चे की चीजों को पहचानो कि बच्चा वो क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं वो काम कर रहा। पर नहीं, बच्चों को पहचानना नहीं है, उन पे बर्डन डालना है, हर चीज उन पे ही डालनी होती है। इसलिए बच्चों की पहचान के साथ साथ खुद की पहचान करना ही बहुत जरूरी है, और अपने फैमिली मेंबर पे भी पहचान करना उनका बहुत जरूरी है कि अगर मेरी फैमिली में क्या पता मेरे जेठ हो या ससुर हो, क्या पता वो भी गलत हो, जरूरी नहीं है कि सभी हो, क्या पता उसके खुद के पापा गलत हो, मम्मी गलत हो। आज जैसे हमारे पास एक केस आया था, मम्मी शोषण करवाना चाहती थी लड़की के साथ, तो उसने क्या किया कि कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो उसने कहा मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। बताओ, मम्मी ऐसा कभी किसी की नहीं कर सकती, क्योंकि 9 महीने उसने कोख में रखा और उसको पाला है, उसको पैदा किया। तो लास्ट में जब उसने हद से ज्यादा हो गया तो वो बच्ची मेरे पास आई थी और मैंने उसका जाके कंप्लेंट करवा के मैंने उसकी चाइल्ड राइट में हेल्प करी उसके। वही कह रहे हैं कि ये आखिर ये सोच कहाँ से बन रही है, ये कैसे एक इतना बड़ा इतना खतरनाक व्यवहार कैसे हर परिवार में आ रहा है। और मुझे लगता है ये आग जो है ना, ये बहुत बुरी है। आप जितने भी दर्शक हैं इस बात को नोट कर लें कि ये आग, अगर आप सोच रहे हैं कि आग सिर्फ यहाँ है या उन फैमिलियों में है या बहुत ज्यादा हमसे घर से बहुत दूर है, हमारे पास नहीं है, तो ये बिल्कुल कोरोना जैसा है। जैसे कोरोना की बीमारी है, आप सोचते हैं ये आएगा नहीं, लेकिन आप खुद लेके आएंगे। तो मुझे लगता है इसमें अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, इसमें अगर हम लोग देखेंगे नहीं, तो ये बीमारी अपने आप आपके घर तक आएगी, और अगर आपके घर तक आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद बात होगा। हम भौतिक स्तर पे अगर देखते हैं, क्योंकि इसमें बात करना बहुत जरूरी है कि भौतिक स्तर पर अपने आदतें जो होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम बता दें कि अपने सामान आदि जो सामान है हमारा, उसको सही तरीके से रखना, यानी कि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है और सही समय पे आया
और आने के बाद अपने बस्ते को सही स्थान पे रख रहा है, अपने जूते सही स्थान पे रख रहा है, अपना कपड़े सही स्थान पे रख रहा है, इसके बाद हाथ पैर धुल रहा है, हाथ पैर धुलने के बाद फिर जाकर के वो पानी पी रहा है या खाना खा रहा है, इसके बाद थोड़ा मनोरंजन कर रहा है। यानी कि जो व्यवस्था है, व्यवस्थित जो व्यवस्था है, अगर उस आधार पे चलेगा तो मुझे लगता है कि भौतिक स्तर पे जो ज्ञान है वो उसका बढ़ेगा और उसको समझना बहुत जरूरी है। और इस तरह के पूरे जीवन को हम लोग देखें, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि इसको समझना बेहद जरूरी है। दूसरा जो है, आप मानसिकता की बात कर रही थी, मानसिक बात कर रही थी, तो मानसिक में है कि प्रतिदिन मानसिक स्तर को समझेंगे कैसे। उदाहरण के लिए आप अपने काम पे जा रहे हैं तो अपने काम पे अपने काम को डायरी पे लिखते हैं, निश्चित है। क्या ये दैनिक प्रक्रिया हमारे घर तक चलती है? नहीं चलती। क्या हम घर के भी काम को अपनी डायरी लिखते हैं? क्या नहीं लिखते हैं। और मुझे लगता है कि मानसिकता बताता है, दर्शाता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम किसी को बुला रहे हैं और बुलाने के बाद वो उसको अनदेखा कर रहा है, उससे हमें समझना चाहिए कि उसकी मानसिकता कहाँ है, किस ओर जा रही है। अगर इस तरह के कुछ अगर आचरण, कुछ चीजें अगर आ रही हैं तो हमें उस पे तुरंत सोचने का और उसके लिए विचार विमर्श करने का, या इस तरह की जो क्लासेस चलती हैं जहां भी जो विकास से संबंधित इस तरह की क्लासें चलेंगी बच्चों के मानव विकास या जीवन कौशल पर, तो हमें उस तरह की चीजों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम जोड़ेंगे तभी जाकर के वो इस स्तर पे जाएगा। सामाजिक स्तर पे अगर हम लोग देखते हैं तो यह भी एक कठिन विषय है। सामाजिक स्तर मतलब कि हम समय पे, जो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, अब जिसके घर में अगर किसी का बर्थडे है तो अगर हम उसे बर्थडे के टाइम पे अगर हम उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो क्या होता है, समाज जुड़ता है। लेकिन अगर हम उसको टाइम से नहीं पहुंचते तो लोग क्या, एक तो पहुंचना, दूसरा नहीं पहुंचना, तीसरा देर से पहुंचना, ये 3 बिंदु हैं। पहुंचना मतलब उसके दिल में खुशी, आपके दिल में खुशी, आपसी लगाव और एक जुड़ाव पैदा होता है। अगर हम लोग देर से पहुंचने का मतलब है कि उसके अंदर थोड़ा सा खटक जरूर पैदा होती है, अरे यार ये तो बड़े लोग हैं, ताने भी मारते हैं। अक्सर दोस्तों में देखा होगा, अरे अब तो बड़ा हो गया है, अब सही ढंग हमारी थोड़ी सुनेगा, अब तो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठता है। कहीं ना कहीं अंतरात्मा में थोड़ा सा उसमें खेद उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपना खिन्नता आती है। इसी तरह जब हम जो है नहीं पहुंचते तब उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। तो सामाजिक स्तर क्या होता है, इस तरह हमारा व्यवहार, हमारे जो लगाव है वो टूटता है। और हमें अगर इसको जोड़ना है तो हमें इस तरह की चीजों, अपने समय का पालन करना है। हर सुख दुख जो भी घड़ियां होती हैं वहां पे हमें जाना होता है, समाज से जुड़ना होता है। जो हमारे उत्सव होते हैं, जो हमारे त्योहार होते हैं, उस पे जाना और उसको उसमें शामिल होना, वो भी हमारा एक समाज के जुड़ाव का पार्ट है। तो सामाजिक स्तर पे हम लोगों को इसको देखना जरूरी है। अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं, अब उदाहरण के लिए अगर हम अध्यात्म में जाएंगे तो क्या होता था, लोग, बच्चा सुबह उठ करके, और एक कहावत है रामायण में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता दवाई माथा। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह उठ करके जो प्रक्रिया थी उसकी जीने में, जो अध्यात्म है, अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक को भी, आध्यात्मिक जो है उसका जो ज्ञान वो बढ़ रहा है और उससे उसका भटकाव नहीं होता, उससे उसमें बहकाव नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं इसको जानना बहुत जरूरी है कि हम इसको कैसेंगे। तो जो जीवन शैली है उसका अनुसरण करना या उसका पालन करना, ये इसका एक पार्ट है और हमें इसको हमेशा देखना चाहिए। जो हमारे जो मुख्य नुस्खे हैं, मुझे लगता है उसको समझना बहुत जरूरी है। मुख्य मंत्र हैं जीवन शैली के, और मैं उसको जो 5-7 मंत्र है मैं उसको आपको बताना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण कहेंगे किसे, आत्मनियंत्रण है क्या, और आत्मनियंत्रण से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसको समझना बहुत जरूरी है। आत्मनियंत्रण, स्वयं को काबू में रखना, और जब हम स्वयं को काबू रखेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, उसके फायदे होंगे आपको गुस्सा नहीं आएगा। सबसे बड़ा फायदा, जब गुस्से नहीं आएंगे, गुस्सा पे नियंत्रण होगा, आपकी लालच की भावना नहीं आएगी, और जब लालच की भावना नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा परिवार, हमारा समाज,
यह हमारा व्यक्ति जिसके साथ हम लोग घुल मिल रहे हैं, यह हमारा जो समुदाय है वो एक साथ जुड़ेगा और स्वयं को नियंत्रित करते हुए अगर हम लोग अपने आप को रखते हैं तो एक साथ जुड़ेगा और एक साथ जुड़ने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपका जो पहचान है, आपकी जो स्किल है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो बौद्धिक ज्ञान है, वो सब लोग समझेंगे, जानेंगे और आपका पूरा साथ देंगे। इसीलिए है कि लय व्यवस्था, लय का मतलब आपको समझना होगा कि हमारा लय किसे कहेंगे, लय है क्या। लय है, अगर हम लोग इसको दूसरे ढंग से देखते हैं कि लय एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थित रूप से चलना, लयबद्ध रूप से चलना। लय का मतलब, लय आप गाना गाते हैं एक लय के साथ में, इसी तरह उसके साथ में क्या होता है, वाद्य यंत्र होते हैं, उनकी लय आपकी लय जब आपस में मिलती है तो एक मधुर संगीत, एक मधुर गीत की रचना होती है, एक मधुर गीत की उत्पत्ति होती है। तो मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लय व्यवस्था यानी कैसे चलना है, किस तरह चलना है, कब चलना है, किसके साथ चलना है और किस तरह साथ चलना है, अगर उस लय को अगर कायम रखेंगे, उस व्यवस्था को कायम रखेंगे, तो जो हमारा जो समुदाय है वो संगठित होगा, हमारे साथ जुड़ेगा, समय के बाद और समय के पहले भी, दोनों चीजें। तो वो जो हमारा जो चीजें हैं उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। किस तरह हम लोग उसको साथ में लेके चलेंगे, किस तरह हम लोग समय के बाद उसको समय के साथ चल पाएंगे। एक और मंत्र है, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र है हमारा क्षमानुभूति। क्षमानुभूति और सहानुभूति। सहानुभूति से बचो, अगर हमें बचना है तो सहानुभूति से बचना होगा और क्षमानुभूति तक जाना होगा। इसके आने वाले समय में हम और बेहतर ढंग से और बड़े विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि हम पहले ही बता रहे कि हमारे पास समय बहुत कम है, 45 मिनट का समय होता है और 42 हो गए हैं। बहुत सारे साथी आओ चले वेदों की ओर भी लिख रहे हैं, बहुत सारे साथियों में स्लम फील यानी कि अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं इस तरह के कामों से जुड़ करके, और बहुत सारे साथी हमें थैंक से बोल रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, क्योंकि मैं बीच बीच में आपके बारे में नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश होती है कि हम लोग कुछ करें, आपके बारे में बता पाए। तो जो हम लोग समानुभूति की बात करते हैं, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, हम इसमें चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बता देंगे इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें दया की भावना स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे, तारीफ करना आता है, तारीफ होती है। लोग क्षमा करना भी हमें आना चाहिए। जब हमें क्षमानुभूति होती है तो हम क्षमा भी करते हैं, क्षमा करने के उम्मीद भी रखते हैं, तारीफ करते हैं और तारीफ कराने की भी उम्मीद रखते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वह क्षमानुभूति का एक पार्ट है, जिससे हमें बेनिफिट होता है, हमें फायदे होते हैं। और इस तरह के फायदों को हमें समझना, इसको देखना बहुत जरूरी है। अभ्यास, ये चौथा मंत्र है। तो अभ्यास का मतलब है कि जब हम लोग किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं उसमें हमें प्रेरित होने की या प्रेरणा जो लेने की जो ताकत होती है या प्रेरित होने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। साथ ही हम लोग जो है उसमें जो हमारा स्वास्थ्य है वह पूरी तरह स्वस्थ होता है, वह जो है आगे बढ़ता है। अभ्यास और अभ्यास, ये सभी चीजें जो है हमें जीवन को मुख्य अच्छा बनाने के लिए या लक्ष्य को पाने का एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन होता है। तो मुझे ऐसा मेरा अपना मानना है, और बहुत सारे लोगों ने, कवियों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सारी चीज़ों में, इन चीज़ों में लिखा है, पढ़ा है और लोगों को भी बताया है, समझाया है। हम लोग तो भी कहीं ना कहीं किसी से सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं और उसको लेकर के हम आप सबके बीच में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नियमित अभ्यास का एक काम है जो आज हम आपके बीच में, नियमित अभ्यास का एक प्रक्रिया का काम है जो एक संस्था आपके बीच में काम कर रही है। इस तरह का एक नियमित अभ्यास का ये काम है कि हम आप जैसे हजारों लोगों को इस तरह की चीजों को सीधा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो ये बेहतर एक अच्छी उम्मीद के साथ में हम लोग कर रहे हैं। एक और भी काम है जिसको हम केंद्रण कहते हैं। शब्द अपने आप में है, लेकिन केंद्रण का मतलब ये होता है कि जब हम आत्मनियंत्रण करते हैं, जब हम लयबद्ध व्यवस्था के साथ में चलते हैं, जब हम समानुभूति की बात करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र अपने आप केंद्रित होता है
और वो अपने आप को केंद्रित करना, जब केंद्रण की बात करते हैं, अपने आप को केंद्रित करने से होता क्या है कि आपको एक आराम मिलता है, आत्मा से, दिल से, मानसिक रूप से आपको एक आराम की अनुभूति होती है। आप तनाव रहित बनते हैं, क्योंकि तनाव व्यक्ति का जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। और इसका प्रभाव जो है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े लोग, अगर हम वो राजपूत की बात करते हैं, कौन सा राजपूत ने आत्महत्या की है? सुशांत। अब आप देखिए कि बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तनाव का एक कारण है। हमें लड़ना होगा, और अगर हम इस तरह की चीजों को बचा रहे हैं, और ये आत्महत्या, इस तरह की आत्महत्या, मैं आपको विगत 1 साल या 1.5 साल 2 साल पहले की बात, इस क्षेत्र की शाहबाडेरी एरिया का जो पूरा एरिया है उसमें बात करें, एक अचानक एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। इसके लगातार 3-4 घटनाएं हो गई एक माह के अंदर, 4-5 लोगों ने आत्महत्या की। हम लोगों ने उसको समझा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, तो एक तरह से जिस तरह का कोरोना हमारे देश में आया, और वो 1-2-4 लोग लेके आए होंगे, लेकिन आज पूरा देश प्रभावित हो गया, और वो पूरा देश पूरी दुनिया को प्रभावित कर गए। यानी चीन से उभरा या जहां से भी उभरा, वो उभरने के बाद वो आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। कोई एक देश नहीं है, एक इंडिया सिर्फ नहीं है। तो इसी तरह इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं का प्रभाव भी दूर तक जाता है। जब हम तनाव रहित, जब हम केंद्रित रखने की बात करते हैं, तो उस तरह का जो तनाव मुक्त जीवन जब हमारा बच्चा जीता है या हमारा परिवार जीता है, तो उसका एक मेन कारण यह है कि वो केंद्रित है, इसलिए तनाव रहित जी रहा है। और अगर तनाव रहित जी रहा है, तो उसका जो पूरा अभ्यास है या जीवन जीने की शैली है, वो आते हैं, और इसमें वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने आप में आगे बढ़ता है, उसका जो है जीवन स्तर बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, और आर्थिक विकास भी उसी आधार पर चलता है। तो मुझे लगता है हमें पूरे परिवार को, समाज को जो है आराम करने यानी केंद्रित रखने की कैसी प्रक्रिया, उसको जोड़ना चाहिए। एक सही सोच की उत्पत्ति, जब हम तनाव में रहते हैं तो सही रास्ता हमें नहीं मिलता, एक सही सोच नहीं मिलती है, सही दिशा नहीं मिलती है। हम जिस दिशा पे जाते हैं वही दिशा हमें भटकाव की ओर लेके जाता है। तो मुझे लगता है, या हमारा मानना यह है कि अगर आप तनाव रहित हैं, तनाव से मुक्त हैं, तो आपको बिल्कुल सही दिशा होगी। आपकी जो मंजिल है वो पाएंगे, आपके बच्चे की जो मंजिल है वो पाएगा, आपका परिवार का जो मकसद है जीवन जीने का वो मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमें एक अपने पूरे मकसद को केंद्रित करना पड़ेगा। अगर हमने जन्म लिया है तो क्यों जन्म लिया है, इसके क्या कारण है, हमें क्या करना चाहिए, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। आने वाले समय में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग अगला जो वो है मंत्र है हमारा, वो है कि कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हमारी कल्पना जागृत नहीं है, अगर हम अपने आप में काल्पनिक नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो रचनात्मक विकास है, जो रचनात्मक सोच है, रचनात्मक जीवन जीने की जो शैली है, वह कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। जब हमारी कल्पना शक्ति कमजोर होती है या कमजोर रहेगी, तो निश्चित है कि हमें जो चुनाव करना है, हमें जिस तरह लोगों का चयन करना है, वो चुनाव करने की हमारी प्रक्रिया भी बाधित होती है। अंतर्दृष्टि हमारी कमजोर हो जाती है, यानी कि आत्म से देखने की जो बात होती है, पहचान करने की जो बात होती है, वो भी हमारी कमजोर हो जाती है। तो हमारी जो कल्पना शक्ति है, मुझे लगता है कि उसको भी और मजबूती के साथ में हमें लाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। लक्ष्य, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, लक्ष्य साधित एकाग्रता जो है, लक्ष्य साधित एकाग्रता मतलब है कि हमारा निशान, अर्जुन की कहानी सुना होगा आप लोगों ने महाभारत की, कि उसको लक्ष्य पे निशाना लगाना था, यानी कि मछली को आंख को देखना था। तो बाकी लोगों से पूछ रहे हैं तो क्या दिखाई देता है, तो मछली भी दिखती है, उसकी आंख भी दिख रही है, जिसमें वो मछली है पात्र वो भी दिख रहा है, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ मछली की आंख। जहां हमें केंद्रित रहना है, जहां हमें निशाना लगाना है। तो एक्चुअल सच यही है कि हमारा जो है लक्ष्य साधित जो एकाग्रता है, उसको हमें देखना पड़ेगा, और केंद्रीय, इससे फायदे बहुत बड़े बड़े हैं।
इसमें केंद्रीयभूत जो है वो यानी केंद्रीकरण करने की जो ताकत है वो बढ़ती है, हमें जो है दृढ़ता, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर ये चीजें अगर हमारे बच्चे में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में आएंगी तो यह निश्चित है कि हमारे बच्चों का जीवन, हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमें जो है इस तरह की चीजों को, जो आज हम लोग जीवन कौशल की जो बात कर रहे हैं, जीवन पे एक संवाद करने की जो हम लोग बात किए थे, तो आज हम लोग उसका ये अध्याय है जिसको हम लोग आज कर रहे हैं। आने वाले समय में चूंकि अगला फिर जब सोमवार आएगा तो हम उस सोमवार को बैठेंगे, बात करेंगे। तो हमें खासकर बहुत सारे साथियों का लगातार तनाव मुक्त जीवन एकमात्र मार्ग है, तो बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक की ओर, परिवार और समाज का आध्यात्मिक चेतना, ये बहुत सारी चीजें लोग हमें अपने आप लिख रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप अपना सुझाव हमें बीच बीच में दे रहे हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। प्रतिदिन, चूंकि अभी हम लोगों ने समय का बदलाव किया है, अभी हमारा 7 से 8 के बीच में, यानी कि शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा कार्यक्रम, 8 बजे तक का हमारा पूरा ये कार्यक्रम है। तो हमें आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, और जिस तरह हजारों लोगों ने हमें अपनी शुभकामनाएं दी है, हजारों लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उस तरह आपको निरंतर जुड़ने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है, ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप किसी को जोड़ें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से जन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लोगों को एक नई दिशा मिल रही है, लोगों को जीवन जीने की एक नई दिशा के लिए हम लोग प्रयास अगर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कानून की जानकारियां यहाँ से मिल जाएंगी, आपको मिलना चालू होंगी, अगर आपको लगता है कि हमें किस तरह बाल अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक होना है, किस तरह हमें अपने आप को यानी कि उस अपने अधिकारों को पाना है, तो आपको इस तरह के कार्यक्रम से जोड़ना होगा। अगर आपको लगता है कि हम लोग कलाओं पर आधारित चिंतन मंथन या उस तरह की चीजों को समझेंगे, लुप्त होती कलाएं, कौन कौन सी ऐसी कलाएं जो खत्म हो गई हैं, कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो मरणांत अवस्था में है, कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जिन कलाओं ने हमारे उस पुरानी कलाओं को बिल्कुल दबा दिया है, उसका एक तरह से गला घोट दिया है। इस तरह की कलाओं को हमें जानना, अगर सीखना है, तो आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा। अगर आपको खुद की अपनी दास्तां, मेरी कहानी मेरी दास्तां का कार्यक्रम हमारा आता है प्रत्येक वीरवार को, तो अगर इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ना है आपको, तो आप अपनी कहानियां, आप अपना लेख, आप अपनी खुद के साथ जो घटना है, आप उस घटना को लिख सकते हैं और हमें भी भेज सकते हैं। तत्काल हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें लिख करके भेजें। अगर आप एजुकेशन से संबंधित मुद्दों पे अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम भेजें और हम आपको कार्यक्रम में पूरा अवसर प्रदान करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आएं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के एजुकेशन से संबंधित चीजों को दें। साथ ही आप हमारे आओ करके सीखे जो कार्यक्रम है उसमें आप हिस्सा बनाएं। उसमें आपको जब आप हिस्सा बनेंगे तो आपके बच्चों की जो कला है, आपने बच्चों ने जो निर्माण किया है, या अपना बच्चा जो आविष्कार कर रहा है, जो नई नई चीजें बना रहा है, या बहुत अच्छा आर्ट बना रहा है, बहुत अच्छी कला बना रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस तरह की जो भी अगर आपके पास बच्चों की कला है, उस कला के साथ में आप भेजें, हम बच्चों को एक स्थान देंगे। साथ ही आपका जो हमारा है कि आओ हिंसा रोकें, हिंसा पर आधारित जो हमारा कार्यक्रम है प्रति शनिवार होता है, आप इससे जुड़ें और जुड़ करके आओ हिंसा रोकें। कैसे हिंसा रोकेंगे, कैसे हम लोग अपनी भूमिका यहाँ से अदा कर सकते हैं, मिल करके किस तरह एक प्रयास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में हिंसा रुके, अगर आप चाहते हैं कि समाज में बेटियां खुल करके जीना सीख लें, अगर आप चाहते हैं कि हर बेटी सुरक्षित हो, हर बच्चा सुरक्षित हो। आज देख रहे हैं कि प्रतिदिन अपहरण की घटनाएं हो रही है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, और कई सारी अपना घटनाओं को हम लोगों ने देख करके लड़ा है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम नहीं, सरकार की गाइडलाइंस करती है कि हर 1 मिनट में 4 बच्चों के साथ जो है यौन शोषण होता है। अगर 1 मिनट में 4 बच्चों के साथ में पूरे देश में अगर यौन शोषण की घटना होती है, तो आपको ये पता चलना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्यक्रम कितना बहुमूल्य है। आओ हिंसा रोके जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, ये कितना बहुमूल्य कार्यक्रम है लाइफ स्किल से संबंधित कार्यक्रमों को जगह देने के लिए। यह कार्यक्रम कितना बहुमूल्य है चाइल्ड राइट से संबंधित चीजों को जगह देने के लिए। तो इस तरह की जो पूरे कार्यक्रम है उसको समझना जरूरी है। आप हमारी जो मेल आईडी है उसको नोट करें, saksham
saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, सक्षम saksham.del1@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपके अगर सुझाव हैं अपने तो जरूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 9311124880। हमारा जो है यूट्यूब लाइव चैनल है सक्षम लाइव। जब आप सक्षम लाइव यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये जो हमारा मोनोग्राम जो आपको दिख रहा है, ये मोनोग्राम नजर आएगा। आप उसमें जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। जितना व्यापक रूप से इस तरह के कार्यक्रमों की व्यापकता बढ़ेगी, मुझे लगता है उतना ही ज्यादा इसका प्रभाव बच्चों पे, परिवार पे, लोगों पे जाएगा। और जिस तरह के मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह के मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह के मुद्दों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उस तरह के मुद्दों पे सॉल्व होने में बहुत आसानी से रास्ता तय होगा। साथ ही आज कोरोना काल है, मैं बार बार हर कार्यक्रम में आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखना है। तो हमें घर से बाहर निकलने से पहले हमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हम बाहर जाएंगे और हम ऐसे बिना किसी काम के ना जाएं, हम काम से जाएं। और काम से जाने के साथ साथ हम एक बार फिर आपको इस बात के कहेंगे कि वापसी आने पे भी हमें सावधानियां उसी तरह बरतनी है कि हम लोग अपने जूते हैं वो बाहर उतारें, हमें जो है अपने कपड़े हैं बाथरूम में जाएं, अपने कपड़े बदलें, गर्म पानी में डालें या फिर निरमा में डाल करके उसको डाल दें कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे। इसके बाद फिर जाके उसको धो लें, फिर नहाएं और साबुन से कम 10 मिनट तक उसको सही ढंग से नहाएं और नहाने के बाद फिर घर से बाहर निकलें और अन्य चीज़ों को छुएं। घर में आते समय हम घर को लोगों को फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिना कुंडी की खटखटाए हम लोग आवाज़ लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि दरवाज़ा खोलिए, मैं आ गया। इस तरह की जो सावधानियां हैं उसको बरतना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रदेश की सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, लगातार इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है। हम भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आपके इस तरह कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोरोना काल के कैसे निपटेंगे इसके लिए विशेष कार्यक्रम के साथ में भी आएंगे आपके साथ में। इसी के साथ में कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? जी सर, लाइफ स्किल जो टॉपिक है हमारा, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक है, क्योंकि हम सीखते ही रहते हैं। तो इसलिए अगले मंडे को मैं नए टॉपिक लेकर आऊंगी और थोड़ा लाइफ स्किल से जुड़ी चीज़ों को बताऊंगी। जरूर। तो थैंक यू आप सभी दर्शकों को, धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।